वरना ये रात आज के संगीन दौर की मैं बचपन से ही बहुत से ख्वाब देखा करती थी और ये ख्वाब जो देखा था उसकी एक एक बात मुझे आज तक याद है। जी शुक्रिया, सुर्ख गुलाब मुझे बहुत पसंद है। क्या तुमने कभी काला गुलाब देखा? काला गुलाब? हाँ। नहीं तो? पास के गांव में गुलाब के फूलों का एक बाग है। वहाँ थोड़े से लाल रंग के गुलाब हैं, थोड़े से सफेद रंग के, और बाकी सारा बाग काले गुलाबों से भरा हुआ है। सच? हाँ। क्या तुम वो बाग देखना चाहोगी? जी बिल्कुल। उसकी एक कहानी भी है। कहानी? हाँ, लोग कहते हैं कि एक औरत थी जिसने सच्चे मन से किसी से मोहब्बत की। एक बार उसके प्रेमी ने उसके बालों में लाल गुलाब लगा दिया। तब उस औरत ने मोहब्बत के बहुत प्यारे गीत लिखे। उसकी मोहब्बत परवान नहीं चली। उसने सारी जिंदगी समाज के मूल्यों पर नौछावर कर दी। वो पूरी उम्र अपनी कलम को उस पीड़ा में डुबो कर गीत लिखती रही। फिर उसने अपनी पीड़ा को समाज की पीड़ा में मिला दिया और फिर ऐसे गीत लिखे जिनमें जगत पीड़ा थी। फिर जब वो औरत मर गई तो उसकी कब्र पर जाने कैसे 3 गुलाब के फूल उगाए, एक लाल रंग का, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का। अजीब बात है। धीरे धीरे फूल बढ़ते गए। वहां एक फूलों का बाग बन गया। लोग कहते हैं कि उस औरत ने जो मोहब्बत के गीत लिखे थे वो लाल रंग के गुलाब हो गए, और जिनमें दर्द था वो काले रंग के, और जिनमें मानव प्रेम था वो सफेद रंग के गुलाब हो गए। बाबा, आप कौन हैं? मैं वक्त हूं। तो आप मेरी कहानी मुझे सुना रहे हैं? अरे भाई, जब तुम अपनी कहानी नहीं सुनाओगी तो वक्त तो सुनाएगा ही। मैं अपनी कहानी खुद नहीं सुनाऊंगी तो वक्त सुनाएगा। आप ठीक कहते हैं। सारी उम्र मैंने कहानियां लिखी, दुनिया जहां की कहानियां। अपनी कहानी तो कही ही नहीं। मुझे अपनी कहानी खुद ही सुनानी होगी। सिर्फ 11 बरस की थी जब मेरी माँ चल बसी। माँ की जिंदगी का आखिरी दिन मुझे अच्छी तरह याद है। मैं अपनी मरती हुई माँ की खाट के पास खड़ी थी। एकाग्र मन होकर ईश्वर से कहा था, मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। यकीन था कि ईश्वर बच्चों का कहा नहीं टालता, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई और मेरा ईश्वर के ऊपर से यकीन उठ गया।
कभी रातों की अर्ध निद्रा की अवस्था में मेरे जीवन का समय चक्र बहुत पीछे चला जाता है। मैं देखती हूँ, मैं 19-20 बरस की हूँ, गुजरावाला गई हूँ, उसी गली उसी घर में जहाँ कभी मेरे पिता की जवान बहन हाको तहखाने में उतर कर चालीसा काटते हुए मर गए थे। कानों में वही आवाज आई, बरसों पुरानी, जब मुझे देखकर गली की जीवी नाम की भक्तन अपने चके चेहरे पे हाथ रख के बोली, हाय मैं मर गई, बिल्कुल वैसी, वही की वही। उसने ये कहा तो मैंने पहली बार शीशे में हाको बुआ के चेहरे की कल्पना की। यूं तो बुआ के चेहरे से मेरे चेहरे का मिलना एक बड़ी स्वाभाविक सी बात हो सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों लगा कि ये किसी अनहोनी का संकेत है। उस वक्त मैं मन की गहरी परेशानी से गुजर रही थी। ब्याह हो चुका था, लेकिन मन उखड़ा उखड़ा सा रहता था। फिर जब अपने चेहरे में हाको बुआ के चेहरे को देखा तो आंखें भर भर आई। लगा हाको का अंत ही मेरा अंत है। ये वही दिन थे जब मैंने मरना नहीं जीना चाहा था। तड़प कर सोचा था पैरों के लिए यही रास्ता क्यों बना है, और फिर फैसला किया था कि मैं हरगिज हाको की तरह नहीं मरूंगी। अगर उस भक्तिन के कहे अनुसार पिछले जन्म में मैं ही हाको थी, तो इस जन्म में मैं हाको की तरह जवानी में नहीं मरूंगी, मैं भरपूर जीऊंगी। मन की तहों में पहला दर्द जिस चेहरे की रोशनी में देखा था, वो उस मजहब का था जिसके लिए घर के बर्तन भी अलग कर दिए जाते थे। लेकिन ये वो चेहरा है जो मेरे अंदर के इंसान को इतना विशाल बना गया कि बंटवारे के वक्त बंटवारे के हाथों तबाह होकर भी दोनों मजहबों के जुल्म बिना किसी रियायत या द्वेष के दिख सके। 20-21 बरस की थी जब पहली बार इस धरती पर अपनी कल्पना का वो चेहरा देखा। फिर मैंने उसे बहुत से सुर्खुलाब अर्पित किए। आइए आपको दिखाती हूँ। चैत्र शीर्षक की सभी कविताएं आपकी बात, 7 बरस, तेरी यादें बहुत देर से जला वतन थी, बुल्गारिया में लिखी थी, और सुनहरे, मेरी सबसे लंबी कविता। मैं अपनी कविताएं कभी कभी खाली कुर्सियों को भी सुनाती हूँ। ये बात आपको शायद थोड़ी अजीब लगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्हीं किताबों में तुमने कहीं लिखा है, रोमानियन कविता में एक शायर अपने पड़ोसियों से खाली कुर्सियां मांग कर लाता है और फिर उन खाली कुर्सियों को वो अपनी कविता सुनाता है। क्योंकि खाली कुर्सियां सबसे अच्छी श्रोता होती हैं और उनमें झूठ मूठ का दिखावा भी नहीं होता ना। वो कविताओं को सेंसर करते हैं। अहम में जकड़े हमारे कितने ही लेखक हैं जो सिर्फ कुर्सियों के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के दरबार में कल्चरल फर्नीचर बनना उनकी आखिरी मंजिल है। लेकिन सच्चा लेखक अपने पाठकों के दिलों में रहता है, उनकी रगों में जीता है। इनामों और रुतबों की रोशनी में खड़े जो हमारे लेखक हैं, वो खामखा हवा में तलवारें मार रहे हैं। किस लिए? सच्चा लेखक तो यही चाहता है कि लोग उसे प्रेम करें, उसको समझें। मैंने वही किया है। मैं बस यही चाहती हूँ बाबा कि मेरे जितने भी पाठक हैं, मैं उनके दिलों में रहूं, बस वहां। मेरे उपन्यास बेशक आलोचकों की मेजों तक ना पहुंचे हों, आम लोगों के दिलों तक तो पहुंच ही गए। अच्छा ये बताओ, कब तक इन खाली कुर्सियों को इंतजार कराओगे?
भाई इनके साथ साथ मैं भी तो सुनहरे सुनने के लिए बेताब हूं। मैं गीत लिख दिया, मैं गीत लिख दिया, मेरी मोहब्बत सुपने दे लख गीत कर दी, मेरे इश्क का कर्जा अदा, तेरी हर सतर चुआवी जमाने की सही। हेलो, क्या मुझे अकादमी अवार्ड मिला? जी शुक्रिया। हे खुदाया, ये सुनहरे मैंने किसी अवार्ड के लिए तो लिखे नहीं थे, जिसके लिए लिखे थे उसने पढ़े तक नहीं। अब सारी दुनिया भी पढ़ ले तो क्या है? ये खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? आपको पता है, कल अवार्ड मिलने के बाद बहुत से प्रेस के लोग आए, मेरी तस्वीरें खींचते रहे, मुझे कहने लगे आप कुछ इस तरह बैठिए जैसे कि आप कोई कविता लिख रही हैं और हम तस्वीरें लेंगे। मैंने कहा अच्छा, और मैं लिखने लगी। उनके जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तो हर पन्ने पर साहिर का नाम लिखती रही। अब जब अखबार में फोटो छपेगा तो सब देखेंगे कि मैंने साहिर 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 के अलावा और कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन अखबार में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैमरे का फोकस कागज पर नहीं था। आपने देखा? हाँ। शुक्र है, इसलिए कुछ भी नहीं पढ़ा जा सका। साहिर। बाबा, ये इमरोज है। इसने मेरे अकेलेपन के अभिशाप को तोड़ा है, लेकिन इससे पहले मुझे एक बहुत ही नेक इंसान की दोस्ती मिली और उसका नाम था सज्जाद हैदर। क्यों? जी बिल्कुल ठीक। उससे परिचय विभाजन से पहले हुआ था। सब मुलाकातों में एक सज्जाद ही ऐसा है जिसके नाम के आगे दोस्ती का लफ्ज आंखों में झिलमिला जाता है। लाहौर में जब भी सज्जाद मुझसे मिलने आता तो एक अदब उसके साथ सीढ़ियों पर चढ़ता। फिर दंगे फसाद शुरू हो गए, सारा दिन कर्फ्यू रहता, लेकिन जब कर्फ्यू खुलता तो सज्जाद जरूर आता। 23 अप्रैल मेरी बच्ची का पहला जन्मदिन मनाने तो होश किसे था, लेकिन शाम को दरवाजे पर खटका हुआ। सज्जाद केक बनवा कर लाया था। विभाजन के बाद मैं देहरादून चली गई। सज्जाद के खत आते रहे। उन्हीं दिनों मेरी बेटा हुआ। मैंने उसका नाम चुना नवराज, और मेरे बेटे के नाम पर सज्जाद ने अपने बेटे का नाम रखा नबी। फिर नवराज को बुखार आने लगा तो सज्जाद का ये खत। मैं सारी रात दुआ करता रहा कि तुम्हारा बच्चा जल्द राजी हो जाए, और भी कहावत है, जब दुश्मन दुआ करता है तो वो जरूर कबूल होती है। इस वक्त मैं दुनिया की नजरों में तुम्हारे दुश्मन मुल्क का हूं, इसलिए मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। धूप के कितने ही टुकड़े मेरी अलमारी के अंधेरे में बंद पड़े हैं। आइए बाबा आपको दिखाती हूँ। इनमें कुछ खत इमरोज के हैं और कुछ खत सज्जाद के, 4-5 साहिर के हैं, और कुछ चिट्ठियां मेरे बच्चों की हैं। और ये देखिए, ये अतलस की कमीजें मुझे उज़्बेक कवियत्री जुल्फिया ने दी थी,
और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीरी कालीन है जो बाकू के कवि रसूल रजा ने मुझे दिया था। और ये देखिए, मेरी इस किताब पर फैज ने अपना शेर लिखा है। आ गई फसले सुकून चा गरेबा वालों, सिल गए होंठ कोई जख्म सिले या ना सिले। वाह, सिल गए होंठ कोई जख्म सिले या ना सिले। इस दौरान 7 साल साहिर से मुलाकात नहीं हुई। फिर जब वो मिला तो मैंने कविता लिखी 7 बरस। जब ये नज्म छपी तो सज्जाद का ये खत आया। मैं तुमसे मिलने हिंदुस्तान आ रहा हूं। बहुत उदास लगती हो तुम। मैं तुमसे उसकी बातें करूंगा जिसके लिए तुमने 7 बरस लिखी है। फिर वो आया और 18 दिन दिल्ली में रहा। रात को मरीना होटल में और सारा दिन मेरे साथ। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरा भी कोई दोस्त है। और ये भी कि कविता इश्क के तूफान से ही नहीं, शांत पानियों से बहती हुई आ सकती है। मैं तो बस ये कह रही थी कि कनौटले से यहाँ तक का किराया इतना नहीं होता। उसने 3 गुना मांगे सज्जाद और तुमने दे दिए। जानती हो क्यों दे दिए? क्यों? क्योंकि वो मुल्तान का रखने वाला था। तो एमी, ये जितने भी लोग पाकिस्तान से उजड़कर हिंदुस्तान आए हैं, मुझे लगता है मैं इन सब का कुछ ना कुछ देनदार हूं। क्या क्या वापस करोगे तुम और क्या क्या वापस करेंगे हम? लेकिन वारिस शाह का हक तुमने अदा कर दिया। पाकिस्तान में लोग तुम्हारी नज्म जेबों में रखते हैं और तन्हाई में पढ़ पढ़ कर रोते हैं। वहां लोग अब तुम्हें वारिस शाह के हवाले से ही जानते हैं। एमी, ये नज्म बस तुम ही लिख सकती थी। बंटवारे के वक्त जो भी हुआ, उस जैसा खूनी कांड किसी की कल्पना में भी नहीं आ सकता। दुखों की कहानियां उम्र से लंबी थी। मैंने लाशें देखी, लाशों जैसे लोग देखे। फिर एक दिन दिल्ली से देहरादून जाते वक्त मुझे वारिस शाह की पंक्तियां याद आई। भला मोए के बिछड़े कौन मिले। मुझे लगा वारिस शाह कितना बड़ा कवि था जो हीर के दुख को इतनी गहराई तक महसूस कर सका। आज पंजाब की एक बेटी नहीं, लाखों लाखों बेटियां रो रही हैं। उनके दुखड़े कौन गाएगा? चलती हुई ट्रेन में कांपते हुए हाथ से मैंने लिखा, अजाखा वारिस शाह नू, अजाखा वारिस शाह नू किते कब्रां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्गा खोल। एक रोई सी थी पंजाब दी तू लिख लिख मारी बहन, अज लखा दिया रोंदिया तेनू वारिस शाह नू प्यार, तेनू वारिस शाह नू। अहमद नदीम कासमी ने मुझे बताया था कि उन्होंने तुम्हारी नज्म जेल में पढ़ी। जेल से बाहर आकर देखा तो ये नज्म तकसीम की बाज़गश्त बन चुकी है। अब तुम्हारी इस नज्म के बिना बंटवारे की कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारी नज्म 7 बरस के बिना भी शायद एक कहानी अधूरी रह जाती। तुमने पढ़ी? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे नहीं सुनूंगा। चलो 2
सुना देती हूँ। इरशाद। तेरी पीड़ा मेरी पीड़ा हो रजैया लखा पीड़ा, तेरे अथरू मेरे अथरू होर अथरू किन्ने सत्ता वरिया दा पैंदा नीरे असी न पांदी इसते, लखा पुन्नू लखा ससियां पैर थला विच पुन्नू, पैर थला विच पुन्नू। बहुत बहुत उसे सुनाई जिसके लिए लिखी थी। नहीं मैं सुना, नहीं। मिलने तो जा सकता हूँ। हाँ जाओ, खामोशियों के बादल से खामोश सी मुलाकात तुम भी करो। कुछ समझा नहीं मैं। मेरी ही खामोशी के समंदर से निकला खामोशी का एक टुकड़ा है वो, बस। या यूं समझ लो उसने अपने को खामोशी की दीवार में ढाल दिया। कोशिश करूं तो हो सकता है सुबह की फ्लाइट में जगह मिल जाए। हाँ। चलो, किस्मत आजमाई कर रहा हूं। खामोशी का टुकड़ा। लाहौर में जब भी साहिर मुझसे मिलने आता तो जैसे मेरी ही चुप्पी में से निकला खामोशी का एक टुकड़ा आता और चला जाता। वो चुपचाप सिगरेट पीता रहता, आधा सिगरेट पीकर एस्ट्रे में बुझा देता। उसके जाने के बाद मैं एस्ट्रे में पड़े बड़े बड़े टुकड़े देखती। कभी एक बार उसके हाथ को छूना चाहती थी, लेकिन मेरे ही आगे मेरे संस्कारों की वो दूरी थी जो मैं तय नहीं कर पाती थी। साहिर के जाने के बाद अकेले बैठकर मैं एक एक सिगरेट को जलाती। और जब उसे उंगलियों के बीच पकड़ती तो ऐसा लगता जैसे उसके हाथ को छू रही। सिगरेट पीने की आदत तभी पड़ी थी। हर सिगरेट को सुलगाते वक्त ऐसा लगता था वो पास है, मेरे बहुत पास। बर्बादियों का जन्म मनाता चला गया, बर्बादियों का जन्म मनाता चला गया। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो सका। उस मकान पे आता चला गया, उस मकान पे आता। भाई मेरे हिसाब से सज्जाद मियां साहिर साहब को यहीं कहीं होना चाहिए। लो पूरा। तुम रुको मिया, मैं उसे सरप्राइज देता हूं। साहिब, साहिब, मिया अस्सलाम वालेकुम। अरे सज्जाद मियां, अरे सज्जाद मियां तुम यहाँ कैसे? अरे भाई एयरपोर्ट से सीधे तुम्हारे घर पहुंचा थे। वहां पहुंचा तो मालूम पड़ा कि जनाब समंदर किनारे मिले, तो यहाँ आना पड़ा तुमसे मिलने। अरे सज्जाद सज्जाद मजा आ गया। अच्छा इसका मतलब जनाब सीधे घर से आ रहे हैं? बिल्कुल, और सच कहूं तो कहना पड़ेगा बहुत शानदार है। मियां नाम भी बहुत खूब रखा है, बदशाही। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन एक चीज की कमी है। अरे सज्जाद मियां सज्जाद मियां, अच्छा ये बताओ तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? वो है मैं बताता हूँ। आजा आजा आजा। भाई मैं तेरे घर पहुंचा
का शायर यहाँ मिलेंगे। मैं सज्जाद मियां मजा आ गया। आओगा मैं तो हो गया। दरअसल यहाँ आने लायक कुछ दिखाया नहीं जा सकता। मैं शराबबंदी चल रही है। शायरों और अदीबों का क्या होता? अच्छा सुन, मैं भी आता। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे आता हूँ भी यार। सुनो तो। अरे आता हूँ। चलो। और सज्जाद मियां हम पे खुश है कि चलो ये आखिरी बुराई बंद करो। इस शराबबंदी की हिमायत में अभी एक नज्म लिखी। सुनो। शराब बंद करो कि बस यही बुराई। शराब बंद करो कि बस यही बुराई है कि जिससे मुल्क की इज्जत में हर्फ आता था। फसाद बंद हुए, लूटमार बंद हुई, हर एक नस्ल की जो नागवार बंद हुई, मकान बन गए बेघर भिखारियों के लिए, लिबास सिल गए नंगी कबारियों के लिए। वाह! कोई मरीज तरसता नहीं दवा के लिए, कोई मरीज तरसता नहीं दवा के लिए, कोई ज़ईफ़ भटकता नहीं असा के लिए। सितम का, गम का, जिल्लत का दौर खत्म हुआ, बुलंदों पर मईशत का दौर खत्म हुआ। शराब बंद करो कि बस यही बुराई है कि जिससे मुल्क की इज्जत पे